10 के दमदार ट्रेड में आपका स्वागत है। हमारे साथ अगले आधे घंटे में कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान और निर्मल बैंक के विकास सालुंके जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे थोड़ी मार्केट में फ्रेश ट्रेड्स पर, सुबह 10 बजे की ट्रेड्स पर, और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे वेरेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और MD ज्योति वर्धन जयपुरिया, और मैं और वीरू आपका साथ देंगे अगले आधे घंटे के लिए। एक बार जरा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी एक बार अब 18,300 के नीचे आता हुआ 18,301 अब आ गया। एक बार के लिए 18,300 के नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्ट फॉर बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती जा रही है। बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल से कूल ऑफ हुआ है, लेकिन एक बार जरा वो अगर वो डेटा रेडी है, वो प्लेट जो मैं एक बार वापस देखना चाह रहा था, वो प्लेट जो निफ्टी हाईज और लोज की हमने बात की थी, क्योंकि आज का जो हाई है निफ्टी का वो 18,394 हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर, और पिछले 3-4 दिन का जो हाई है उसका एवरेज करीब करीब वहीं बैठ रहा है। ये देखिए, ये जो हमने प्लेट डिस्कस की थी, आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो आप नॉर्मली अमूमन 18,400 के जितना पास बेच रहे हैं उसमें आपको एक मुनाफा मिल रहा है, और 18,300 के जितना करीब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आज तीसरा दिन है जिसमें निफ्टी 18,300 के नीचे गया, लेकिन 18,259 और 18,282 ये वो जोन है जो मार्केट ने प्रोटेक्ट किया है। तो एक वापस अब मार्केट उस जोन में जा रहा है। निफ्टी अब 18,296, तो 18,282 18,259 के आसपास एक अगर आपको मौका देगा, तो अगर एक रीसेंट ट्रेंड को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट उसको होल्ड करेगा, और वहाँ से फिर एक रिकवरी भी आएगी मार्केट में। ये एक नॉर्मली ट्रेंड रहा है मार्केट का, तो देखते हैं ये ट्रेंड इंटैक्ट रहता है या नहीं रहता है। अब चलिए अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले श्रीकांत जी के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, और इस समय क्या आपके टॉप ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट एक छोटे दायरे में अटका हुआ है। 18,450 के ऊपर नहीं जा रहा है, 18,450 के ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। 18,300 के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि हम शायद 18,250 से लेकर 18,200 के लेवल्स देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर ब्रॉड बेस मार्केट को देखें तो वहां पे भी हमने देखा कि कई सारे स्टॉक्स में एक प्रेशर बना हुआ है, और गिने चुने स्टॉक्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट नीचे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस और बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में एक बार हम 18,200 के लेवल्स देख सकते हैं। ये ओवरऑल व्यू और निफ्टी के ऊपर बन रहा है। ओके, और आपकी टॉप ट्रेड्स? श्रीकांत जी, आपकी टॉप ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स? तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये एक स्टॉक जिसने काफी अच्छी रैली दिखाई थी इन द प्रीवियस लास्ट 15 डेज के अगर ओवरऑल ट्रेड को देखें तो, और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी आया है। अभी एक 240 या 250 के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट से ये टर्न बैक किया है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 260 265 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो GSPL को लॉन्ग करके चले 245 244 के करीब। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 235 का, टारगेट्स रखेंगे हम 255 से लेकर 260 के। और अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कुछ डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग का एक पैटर्न बनते जा रहा है, और यहाँ पे जिसने अंडर परफॉर्मेंस दिया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम करंट लेवल से शॉर्ट करने का एक व्यू बना सकते हैं। और अगर करंट लेवल से अगर इसे शॉर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 109 के करीब ट्रेड कर रहा है। 113 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे 100 रुपए के करीब के। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट करके चले, GSPL को लॉन्ग करके चले। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट और GSPL को लॉन्ग करके चलिए। GSPL इस सीरीज के बाद FNO से बाहर हो रहा है, तो वहाँ पर 2-3 दिन से हमने थोड़ा एक ट्रैक्शन देखा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, देखिए मार्केट सेटल हो रहा है थोड़ा 18,300 के नीचे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा मैं कह रहा था, मैं देखूँगा अब ये यहाँ पर वो जो पिछले 3-4 दिन का लो है वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, और अगर वहाँ सस्टेन हुआ तो वापस एक 18,400 तक की ट्रेजेक्ट्री, लेकिन अगर 18,242 निकला तो थोड़ी सी मार्केट में एक दिक्कत आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को अभी भी, तो जो लीडरशिप पॉकेट है वहाँ पर अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अभी भी इंटैक्ट है। वीरू? जी हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और याद रखिएगा अभी भी अगर आप देखें 42,500 की ट्रेजेक्ट्री के पास ही ट्रेड करता हुआ। अच्छा, श्रीकांत जी का व्यू भी हो गया, और विकास गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
विकास, आप हालांकि वॉल्यूम्स की कमी है और इतनी अगर आप देखें तो बाजार में पार्टिसिपेशन शायद नजर नहीं आ रहा है आज। आपका व्यू मार्केट्स पे, इंडस्ट्रीज पे और आपके दो कन्वेंशन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट पे जो सेटअप है थोड़ा सा यहाँ पे व्यू कॉशियस रहेगा। 18340 के नीचे मार्केट अभी फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है वहां से वापस 18200 18140 की रेंज है वो वापस ओपन होते देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है वहां तक एक बार मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे व्यू कॉशियस रहेगा मार्केट के ऊपर। और आज के स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे ऑटो सेक्टर जो है वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल रहा है। पहला मेरा रहेगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में जैसे ही उसने आज वापस 2000 के नीचे की रेंज ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 1900 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट को सेल करके जाना चाहिए। ऊपर में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 2020 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर में हमने देखा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला था, बट उसमें जो प्राइस ड्रॉप था वो नहीं आ रहा था। आज वहां से एक इमीडिएट प्राइस ड्रॉप जो है यहाँ पे देखने मिला। उसमें एक प्रीवियस जो सपोर्ट था वो 2140 के आसपास था, उसके नीचे अभी ये फिसल गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। वापस 2030 के आसपास के टारगेट इसमें बनते हुए देखने मिलेंगे। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा 2170 के आसपास का। तो दोनों भी काउंटर मेरे सेल साइड के रहेंगे। चलिए ठीक है, ये अब आपके लिए फ्रेश ट्रेड। चलिए भाई, काम करते हैं। मार्केट उसी तरीके का है जिसमें आप थोड़ा ट्रेड्स आपको कमी मिल रही हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब जुड़ रहे हैं। ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब ऑफकोर्स काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और अब इस समय उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली है और मार्केट में काफ़ी पैनी नज़र रहती है उनकी, काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी अच्छा एक उनका एक नज़रिया रहता है। तो ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस समय आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी मैक्रो को लेकर वापस एक वरीज आ रही हैं। कल जो बुलाट साहब ने बोला, और एक थोड़ा सा मार्केट में एक रिस्क फैक्टर वापस आ रहा है कि जो रैली आई थी लास्ट इन्फ्लेशन के बाद, क्या वो कोई कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ रैली तो नहीं हो गई थी? क्या मार्केट ने बहुत जल्दी तो अज्यूम नहीं कर लिया था कि पूरा इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो खत्म हो चुका है? आपका क्या व्यू है? हाँ नो जी, गुड मॉर्निंग। तो यदि अपने पिछले 1 महीना में देखे तो एक तरह से रिस्क ट्रेड चालू हो गया था पूरे वर्ल्ड में। लास्ट 1 साल में अच्छे मार्केट्स जो अच्छे परफॉर्म किए थे वो ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया थे। और ये तीनों मार्केट एकदम अंडर परफॉर्म किए लास्ट 1 महीने में। पॉजिटिव रहे सब मार्केट, पर रिलेटिव टू ग्लोबल मार्केट्स अंडर परफॉर्म किए, इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किए, डेवलप मार्केट को अंडर परफॉर्म किए। तो इसका कारण वही था कि एक रिस्क ऑन ट्रेड चालू हो गया था कि अब शायद है ना जो इन्फ्लेशन डेटा आया यूएस में, उसके बाद फेड एक तरह से है ना जल्दी से पॉज कर देगा। पर मेरा अनुमान है 2 चीज है यहाँ पे। एक तो इन्फ्लेशन नंबर नीचे आएगा और है ना अगले 3 महीना में इससे भी काफी नीचे आ जाएगा। पर जो फेड का अनुमान है वो है कि 2% इन्फ्लेशन टारगेट है। जब तक ये 2% नहीं आएगा या 2% के पास नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट हाइक चालू रहेगा। तो इसके लिए कल 1-2 फेड स्पीकर्स ने बात किया था, उन लोग ने भी यही इशारा किया कि शायद है ना 75 बेसिस पॉइंट के बदले 50 बेसिस पॉइंट की हाइक चालू हो जाएगी, पर पॉज करने में काफी टाइम है। तो इसलिए मार्केट एक बार थोड़ा सा है ना, मेरे को लगता है रैली देने के बाद अब एक पॉज मोड में आ गया है कि भाई यहाँ से कंसोलिडेट करना चाहिए रैली को। और पिछले 1 साल से भारत देखे तो एक तरह से कंसोलिडेट ही हो रहा है, मार्केट मॉडल इज फ्लैट है 1 साल में। हाँ, ओके। अच्छा जब जी अभी इस वक्त करना क्या चाहिए? आई मीन ट्रेडर्स को तो हम लोग रोज ही रोज अगर आप देखिए एड्रेस करते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर इस ट्रेजेक्ट्री का, अच्छा ये ट्रेजेक्ट्री आपको कंफ्यूज इसलिए करती है क्योंकि आप अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग इंडाइसिस में से शुमार हैं। लुक एट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। अब ग्लोबल टर्बुलेंस है ही, अगर आप देखें हेडविंड्स हैं ही। ऐसे में एक इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? उसको लग रहा है कि कहीं हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में और बहुत जल्दी ना चले जाएं, या फिर यहाँ से एक सब्सटेंशियल डिप ना आ जाए सिंस वी आर आई मीन फेसिंग सम हेडविंड्स। कैसे अप्रोच करें इस नवंबर, दिसंबर, जनवरी? आपने अर्निंग सीजन को पूरा देख लिया, इस टाइम जोन को कैसे अप्रोच करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? कहाँ पे अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे आपको रिस्क नजर आ रहा है? तो एक तरह से पूरा ब्रॉड मार्केट देखे तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड के थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे, नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी
यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है, अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेयर्स है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है और वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। ठीक है। बैंकिंग में ज्योति जी एक क्लियर ट्रेंड रहा है पिछले 3 साल में। HDFC बैंक और कोटक ने ज़बरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिखाई और ICICI बैंक और SBI ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई। अब एक हल्का सा हम एक पैसा देख रहे हैं, पैसा वापस वो जो अर्स्टवाइल लीडर्स थे HDFC बैंक और कोटक, उनकी तरफ जा रहा है। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग का अभी भी है ना एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही ज्यादा ओवरवेट है। जो रिटेल बैंक्स थे जो काफी महंगे है वो अवॉइड कर रहे हैं। और अगले 1 साल में भी काफी है ना एनपीएल जो बारिश था, एनपीएल ईज होते जाएंगे। तो कई एनपीएल कम होने के कारण ग्रोथ ज्यादा आएगा कॉर्पोरेट बैंक में, जहां बड़े बड़े एनपीएल प्रोविजनिंग हुए पिछले 2-3 साल में, वो एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं होंगे और वहां बड़ा ग्रोथ आएगा। जो ये रिटेल बैंक्स है, हाई क्वालिटी रिटेल बैंक्स है, वो अच्छा करते थे और अच्छा करते रहेंगे, पर वहाँ एक तरह से जो डेल्टा चेंज बोलते हैं ना, जो पहले के अंतर में काफी चेंज है, वो चेंज नहीं आएगा। तो वो एक तरह से अपने ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू करेंगे। पर ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स है उसमें बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है क्योंकि जो एनपीएल प्रोविजनिंग है वो अभी नहीं रहेगा। तो अभी भी हम लोग है ना ज्यादा ओवरवेट ये कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही है और काफी है ना छोटे बैंक्स भी हैं कॉर्पोरेट बैंक्स में जो अच्छा करेंगे अगले 1-2 साल में। अच्छा सर, ये न्यू एज स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, चाहे बहुत अच्छी लिस्टिंग थी, जैसे फॉर इंस्टेंस नाइका, जिसने लिस्टिंग में पैसा बना के दिया, पोस्ट लिस्टिंग में पैसा बना के दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिन्होंने उन गेंस को ले लिया या फिर जिन्होंने शुरुआत में ही लॉस को बुक कर लिया, फॉर इंस्टेंस पेटीएम, वो तो खुश नसीब रहे, बट जिन्होंने होल्डिंग बरकरार रखी वो बहुत, अगर आप देखें इस बाजार में इस वक्त हतोत्साहित है, डिमोरलाइज्ड हैं। एग्जैक्टली ऐसी कंपनियों पे इस वक्त क्या करें जब लॉक-इन्स खुल रहे हैं, सेलिंग आ रही है? कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्पेस को? तो वीरेंद्र जी, हम लोग ने तो ये कोई भी न्यू एज लिया भी नहीं था, आईपीओ में भी नहीं लिया था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग का जो है ना एनालिसिस है उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी महत्व रखता है। तो इसमें ना रिस्क काफी नीचे का हो सकता था क्योंकि ना वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, कंपनीज कहीं पे प्रॉफिट नहीं कर रही है। दूसरा हम लोग का अनुमान था और एक तरह से ये देखने को मिल रहा है कि फेड जब इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो ये जो है ना लॉस मेकिंग कंपनीज है जहाँ पे ना हरदम फंडिंग की दरकार रहती है, वो फंडिंग मिल जाता है तो कंटिन्यू करती है, उसमें है ना थोड़ा रिस्क ज्यादा है क्योंकि कहीं हो सकता है फंडिंग नहीं मिले तो एक तरह से खतरा बन जाता है कि भाई ये कंपनी आगे चल सकेगी कि नहीं। तो हम लोग इसको पूरे ये न्यू एज में एक तरह से इन जनरल बोलेंगे तो है ना कोई गिने चुने चक हो सकता है ले लिए, पर अदरवाइज जनरली अवॉइड किए हैं और अभी भी अवॉइड कर रहे हैं उसको। ओके, ठीक है, अवॉइड करें। एक स्टॉक लेकर आइए जरा, नज़ारा टेक का। काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में आ रहा है। अपने हाई से ये स्टॉक करीब करीब 65% तक गिरा था और अब लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग इस समय स्टॉक में आती हुई करीब करीब 7.5% की। न्यू एज की बात हो रही थी तो यहाँ पर एक क्लियरली एक मूव इस समय आ रहा है स्टॉक में। एक बार जरा इसका थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त मूव आया था इसमें, आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट डबल हुआ था और उसके बाद इसमें एक वन वे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था और अब ये देखिए, ये वो डिक्लाइन है जो आपको क्लियरली एक दिखा रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर एक डिक्लाइन इस स्टॉक में आया था। ज्योति जी, एक बात बताइए, ये जो अब आईटी स्टॉक्स हैं, मैं एक स्टडी कर रहा था कि इस समय आईटी स्टॉक्स कहाँ खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो अपने जो रीसेंट वैल्यूएशंस है उससे तो थोड़े से करेक्ट हुए हैं, 3 साल के एवरेज पे तो आ गए हैं अब ये, लेकिन 5 साल के एवरेज में अभी भी थोड़ा प्रीमियम है और 7 और 10 साल के एवरेज में अभी भी काफ़ी प्रीमियम है। तो अब कहाँ पर वैल्यूएशन रीसेट होंगे आपके हिसाब से? तो अनुज जी, इसमें
दो चीज है, एक तो वैल्यूएशन और दूसरा इनका जो ग्रोथ आउटलुक है। तो एक तरह से अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है कि ग्रोथ आउटलुक पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूएस में काफी पेन चालू हो रहा है और काफी पेन आना बाकी है। तो उधर विजिबिलिटी ऑफ अगले साल का जो ग्रोथ है ना, वो काफी क्वेश्चन मार्क है। तो एक तो है कि भाई ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है तो अपने इसको क्यों लेवे। उस ग्रोथ विजिबिलिटी यदि कम हो जाती है तो यदि अपने ना वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो जाता है तो ले लेते हैं। तो अभी ये वैल्यूएशन हाई से सस्ता हुआ पर ऐसे कोई एकदम कंपेलिंग नहीं हो गया कि ठीक है ग्रोथ विजिबिलिटी नहीं है पर लॉन्गर टर्म ये कंपनी तो अच्छा ही करेगा, तो इस बार अभी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने में भी जब तक यूएस का थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड नहीं देखने मिलता है और यहाँ पे ना थोड़े ग्रोथ की दिक्कत नहीं आती है, एक बार अवॉइड करना चाहिए आईटी स्टॉक्स को। टी स्टॉक्स पर आप देखें ज्योति जी का व्यू था। अच्छा, एक एक करके एक दो स्पेस और ज्योति जी जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। अभी आई मीन ग्लोबल हेल्थ की लिस्टिंग के साथ हमने देखा पोस्ट कोविड अपोलो हॉस्पिटल्स में सबने पैसा बनाया, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। उस दौरान CY20 में सेकेंड हाफ में CY21 में डायग्नोस्टिक स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया। बट अब आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, वहाँ पे प्राइस चैलेंजेस हैं, प्राइस बहुत छिड़ चुकी है। बट ग्लोबल हेल्थ एक और नाम, और आई थिंक सबसे शायद भारत में प्रतिष्ठित नाम अगर आप देखें मेडिकल व्यवस्था का है तो यही है। आप इस स्पेस को कैसे सर अप्रोच कर रहे हैं? नाउ वी हैव 3 or 5 कैंडिडेट्स इन दिस स्पेस। तो ये सेक्टर में अपने देखे और ये कई बार होता है मार्केट में, जब एक तरह से एक सिक्लिकल रीजन के कारण अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे कोविड था तो कोविड के कारण इनकी अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ गई थी, काफी डिमांड इंप्रूव हो गए थे। तो उस टाइम मार्केट उसको कई बार है ना वैल्यूएशन जो दे देता है कि ये जो 1 साल का ग्रोथ है ये ना अगले 5 साल में भी ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग इसको जनरली अवॉइड कर रहे थे क्योंकि हम लोग का अनुमान था कि वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। स्पेस एक तरह से अच्छा है कि इसका डिमांड बढ़ते रहेगा, पर वैल्यूएशन महंगा हो गया था और ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन का उम्मीद काफी था कि डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग ने इस स्पेस पे ज्यादा है ना खरीदारी की नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े और नीचे सेटल डाउन हुए तो ही ये रिस्क रिवॉर्ड में अट्रैक्टिव होता है। हॉस्पिटल स्टॉक्स पर आप देखें आपका व्यू है। अच्छा सर, पॉसिबली अगर आप देखें आपसे दो प्रश्न और करने हैं और उसमें से एक स्पेस और अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आप पे, जिसमें शायद CY22 में किसी ने पैसा नहीं बनाया और CY21 का आखिरी आते आते ये सेक्टर कोलैप्स कर गया था, एंड दैट वाज फार्मा। और फार्मा में कुछ अगर आप देखिए डाइवर्जन है यहाँ पे, जिन कंपनियों ने बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दी लाइक सिप्ला, सन फार्मा, स्टिल अगर आप देखो अपने हाई प्राइस कमांड कर रही हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्पेस अभी भी कोलैप्स कर रहा है। जब मैं हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था उसके बाद मेरे मन में यही था पूछूं आपसे, फार्मा में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त? तो फार्मा में देखिए काफी डाइवर्स स्पेस है एक तरह से देखे तो। एक इसमें है यूएस जेनरिक को जो सप्लाई करता है, वहां पे अभी भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। पर वहां पे ना अच्छा न्यूज ये है कि अब है ना यूएस जेनरिक्स का जो दाम गिर रहा था लास्ट पिछले 5 साल से जेनरिक का प्राइसेस गिर रहा था, अब वो प्राइस गिरावट रुक गई है, एक तरह से बहुत धीमी हो गई है प्राइस गिरावट। तो अगला 6-8 महीना में हो सकता है वहां पे ना थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। दूसरा स्पेस जो है वो है डोमेस्टिक फार्मा। तो डोमेस्टिक फार्मा में हम लोग काफी है ना पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा में कई कंपनीज एक तरह से मैं उनको देखता हूँ कि कोई सेमी एफएमसीजी टाइप की कंपनीज है जहाँ पे बहुत अच्छी है ना डिस्ट्रीब्यूशन रीच है और है ना 5-6 ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो उन लोग अच्छा करते जाते हैं। तो उधर हम लोग का फोकस काफी है, उधर हम लोग के ना फार्मा एक्सपोजर में 2-3 स्टॉक्स है। और तीसरा स्पेस जो है वो क्राइम स्पेस है। तो क्राइम्स भी मेरे हम लोग को अच्छा लगता है। 2-3 कंपनी है जहाँ पे हम लोग क्राइम्स में ले रखे हैं। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है, क्वार्टरली वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है अर्निंग्स में, क्योंकि है ना अल्टीमेटली इनका जो मेन एक तरह से इनोवेटर है उनको सप्लाई करते हैं। वो इनोवेटर यदि एक क्वार्टर नहीं लिया कुछ है ना गुड्स इनसे तो इनका अर्निंग्स कम हो जाता है। पर मेरे ख्याल से क्राइम स्पेस और डोमेस्टिक फार्मा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जो यूएस जेनरिक्स है जो है ना जिसमें 3-4 अपने सबसे बड़े मार्केट कैप कंपनीज है, उस पर अभी भी हम लोग थोड़ा ना कॉशियस है। ओके, आपका ये फार्मा रिव्यू था सर। अब आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, हमने इस चर्चा की शुरुआत में बैंक से बात कर ली और बैंक्स ने अगर आप देखें सबने पैसा बना के दिया है।
कोटेक ने शायद अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया। बट पीएसयू बैंक्स और बैंक्स जब काफ़ी पैसा बना के दे रहे थे, इस बार हमने एनबीएफसीज में वो स्विंग नहीं देखा। लुक एट बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, सब के सब अगर आप देखें फ्लैट रही, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। आई थिंक इस स्विंग में टुवर्ड्स 18,500 फ्रॉम 17,000 कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। क्या इश्यूज हैं सर? ये जो बिजनेस जा रहा है एनबीएफसीज का बैंक्स की तरफ, एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखनी चाहिए और कैसे देखते हैं आप एनबीएफसीज पे इसको इस वक्त? तो एनबीएफसीज में आप जैसे गोल्ड फाइनेंस का जिक्र किए थे, गोल्ड फाइनेंस एक्चुअली 2 साल 3 साल पहले अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद इसमें रिटर्न काफी कम हो गया। इसके 2 कारण है। एक तो बैंक्स है जो उन लोग भी आजकल काफी अग्रेसिवली गोल्ड फाइनेंसिंग में आ गए हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ गया है। तो ये एक कारण है कि इसके लिए ना कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। दूसरा, गोल्ड प्राइसेस है ना बढ़ नहीं रहे। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि कलेक्ट्रल उनका बढ़ जाता है तो लोन ज्यादा दे सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस जब बढ़ते नहीं है तो जनरली ये कंपनीज अच्छा नहीं करती है। तो इसीलिए ये 2 कारण के कारण है ना, ये कंपनीज अच्छा नहीं कर रही है और जनरली एक तरह से कोई को आजकल नहीं ले रहा है। दूसरे साइड पे देखें तो बैंक्स काफी तेजी से है ना, वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ भी आ रहा है, वहाँ एनपीएल प्रोविजनिंग भी कम हो रहा है, तो बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत आ रहा है। इसीलिए सबका ध्यान आजकल बैंक्स की तरफ है रादर देन एनबीएफसीज की तरफ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपना आउटलुक शेयर किया मीडियम और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। एक अच्छे सप्ताह अंत के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स 18 to 87 और आपकी स्क्रीन पर आप देखें बड़ा सुस्त बाजार है जनाब। 55 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट, एंड मिड कैप आईटी अगर आप देखें बैकफुट पे है। चलते हैं श्रीकांत जी के पास एक बार फिर से, विकास के पास फिर से। देखिए, अब T20 वर्ल्ड कप तो समाप्त हो गया, लेकिन आज से फिर अगर आप देखें T20 है, और न्यूजीलैंड में टीम इंडिया आज अपना अगर आप देखें पहला T20 खुलेगी। श्रीकांत, मायूसी तो हुई थी, मायूसी तो हुई थी उस हार से इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन इस बार अच्छी बात है कि ये टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है। इनका जुझारूपन, गेंदबाज हैं ये बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर के, बहुत अच्छे अगर आप देखें फील्डर हैं। आपकी उम्मीदें इनसे? देखिए, तो मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है वो बिल्कुल एक काफी स्ट्रांग टीम है। और बैट्समैन की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सभी के सभी बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़े जो बॉलर्स लोगों के वहां पे थोड़ी कमतरता है, बट मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के लीडरशिप में डेफिनेटली जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। उन्होंने जो अपना आईपीएल था वो भी काफी अच्छा प्ले किया था, और मुझे लगता है कि ये इस बार का भी जो टूर होगा वो काफी सक्सेसफुल है। अच्छा अनुज, ये जो लीडरशिप चेंज हुआ है, आई थिंक ये तो फॉर द टाइमिंग हुआ है, लेकिन इससे पहले एक बहस छुड़ चुकी थी कि क्या पुराने खिलाड़ियों को संन्यास ले लेना चाहिए जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने रही। केएल राहुल एक बिग फेलियर थे, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस काफी खराब। एक चर्चा ये भी छुड़ चुकी थी। अरे चर्चा बिल्कुल, मैच वीरू जो इंडिया पाकिस्तान मैच जो हम जीते थे, जिसमें अगर आप देखेंगे जब वो चेज कर रहे थे तो उसमें कोहली ने जो परफॉर्म किया था उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हार्दिक पांड्या उनको पुश कर रहे थे वो भी है। हार्दिक पांड्या बॉर्न लीडर हैं मेरे ख्याल से। एक ये जो है ये मूव अप, एक मैं रवि शास्त्री की भी कमेंट पढ़ रहा था कि टाइम आ गया अब नया कैप्टन बनाने के लिए। T20 में तो हार्दिक को परमानेंट कैप्टन बना देना चाहिए, रोहित को T20 से मेरे ख्याल से अब छोड़ देना चाहिए उनको। एक तो उनकी थोड़ी सी फिटनेस भी मेरे ख्याल से T20 के हिसाब की नहीं है, और क्लियरली केएल राहुल इज़ नॉट अ T20 प्लेयर आपके लिए। तो मेरे ख्याल से हार्दिक को लीड करना चाहिए इस टीम को। और T20 में मुझे लग रहा है कि अब इवन दिनेश कार्तिक वगैरह ये सब जो है, अब इनको ठीक है आपने बहुत अच्छा किया है पिछले कई सालों में, लेकिन अब एक कंप्लीट जो इंग्लैंड ने किया था, इंग्लैंड ने याद है आपको, एक इंग्लैंड ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम T20 क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ हिटर्स रखेंगे। उनके नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक जितने भी प्लेयर्स हैं सब के सब वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर्स हैं, और उसके अलावा बॉलर्स भी उन्होंने ऐसे रखे हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग जानते हों। तो उस तरीके की टीम बनाने की ज़रूरत होती है T20 में, क्योंकि हम अभी भी T20 को एक उसी तरीके से खेलते हैं कि सिर्फ लास्ट के 4 ओवर में। अब वो जो इवन हमारा सेमीफाइनल मैच था उसमें हमने सिर्फ लास्ट के 4 ओवर में रन मारे थे, शुरू में कुछ किया ही नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक चेंज है। ये तो भी खैर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन
मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया उनको कमान देनी चाहिए, एटलीस्ट T20 के तो देनी चाहिए। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स बनेंगे। ये एक बॉर्न लीडर हैं, क्वालिटी दिखती है इनकी, मुंबई इंडियंस के लिए भी दिखती थी और टीम इंडिया के लिए भी दिखती है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से श्रीकांत के पास कुछ वर्ड्स हैं उनके लिए। श्रीकांत कुछ कहना चाह रहे थे? अनुज, मेरा कहना यह है कि आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इन सब बैट्समैन के लिए काफी मुश्किल होता है कि उनकी जो एक स्टाइल होती है वो आई कैन से कि इजीली रीड हो सकती है। और जैसे मार्केट्स में हम देखते हैं कि काफी कॉमन पैटर्न्स पे वो पैटर्न्स फेल हो जाते हैं। सिमिलरली जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो लगातार जो उनकी बैटिंग स्टाइल होती है, जब तक वो अगर एक कॉमन ट्रेंड में अगर चल रही है, तब तक मुझे लगता है कि उनको कोई भी बॉलर या कोई भी टीम उसको रीड कर सकती है। और उनको जैसे कि एक विराट का दौर चल रहा था या उसके पहले सचिन का था या अभी शायद मुझे लगता है रोहित शर्मा का है। आई थिंक ये सब अभी एक नया ट्रेंड या नई एक शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से जो बैट्समैन है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो फेल होते हुए नजर आते हैं। पर मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस जो बैट्समैन है उन्हें टीम में रखना चाहिए। एट द सेम टाइम यस, उनके पास से लीडरशिप अगर और शिफ्ट करके अगर किसी और को दे तो फिर वो भी अपने को खुद को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो समाव मुझे लगता है कि ये जो चेंज है वो काफी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा और मौका देना जरूरी है। देखिए बीरू, मार्केट इस समय इतना डल है कि इतनी हमने मार्केट की बात की, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन क्रिकेट की बात हमने शुरू की, धनाधन रिप्लाईज आ रहे हैं और मतलब व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, सब पर। और किसी ने मुझे एक भेजा है कि हार्दिक पांड्या शुड बी कैप्टन ऑफ ओडीआई एज वेल, और ऋषभ पंत को परमानेंटली टीम में रखिए अब। और हार्दिक पांड्या में अब कपिल देव दिखाई देता था कि वो बस जब यहाँ पे बात करती है नेक्स्ट कपिल देव, वहाँ पर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। बस किसी को नेक्स्ट आप वो कुछ बनाने के बजाय नेक्स्ट वो कुछ नहीं होता, फर्स्ट हार्दिक पांड्या, नेक्स्ट कपिल देव कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कपिल देव तो शायद मिलेगा भी नहीं इंडिया को। वो एक वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ मिलेनियम प्लेयर्स होते हैं, वो आते हैं, उनको एंजॉय करिए, उसके बाद अगला कभी आएगा नहीं आएगा वो टाइम बताएगा। लेकिन आप उस चीज़ में किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते कि अब आपको कपिल देव की जगह लेनी है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट कपिल देव बनना है तो कभी नहीं बन पाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे पूरे इस T20 वर्ल्ड कप में अनुज जानते हैं, एक खिलाड़ी को अगर मैं मिस करता था एज ए ओपनिंग बैट्समैन, आई मीन मैंने KL राहुल का फेलियर अगर आप देखें इतना परेशान कर रहा था, मैं शिखर धवन को बड़ा मिस करता था। मेरे ख्याल से शिखर धवन ने जितनी अच्छी ओपनिंग दी थी इंडिया को, हर अगर आप देखें T20 मैच में या फिर वनडे में, मैं वाकई अगर आप देखें उनको मिस करता था। खैर, इस चर्चा को यहीं शायद विराम देना चाहिए और शुभकामनाएं हार्दिक पांड्या को, आज वो टीम इंडिया को प्रेजेंट करेंगे एज ए कैप्टन, और हमारी पूरी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जीत उनके आज कहीं ना कहीं पहले मैच में उनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विकास, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी। बाजार आज चैलेंजिंग है, याद रखिएगा। और निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखें हायर ट्रेजेक्ट्री पे फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं निफ्टी जो लुढ़क के जो नीचे आया, बट स्टिल याद रखिएगा अबव इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्टिल ट्रेडिंग एट दैट बेस ऑफ 18,300, जहां पे सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े हैं। चैलेंजिंग है बाजार, लेकिन आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में कमाई का अड्डा में, मेरी और अनुज की। लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, ओवर टू यू। अब संघर्ष आपका है। फ्राइडे को संघर्ष के मूड में नहीं है बाजार, इसलिए जो थोड़ा सा सुस्त ट्रेड है। लेकिन सुबह से लग रहा था हम लोगों कि थोड़ा सा ठंडा दिन रह सकता है। हालांकि गैस वाली कंपनीज वगैरह देखें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें थोड़ी सी हरकत है, क्योंकि ऐसी खबरें कि शायद नेक्स्ट वीक पारेख साहब की वो रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें प्राइस कैप की बात कही गई है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज के लिए अच्छी खबर होगी। तो कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे अच्छी खबरें हैं, तो उसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और कहीं कहीं पे प्रेशर है। अब देखिए न्यू एज स्टॉक्स फिर से नीचे आना शुरू हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या रुझान आगे इसमें बनता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।